प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में खरगोश के पाचन तंत्र के अंतर्गत हम पाचन ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि पाचन तंत्र के अंतर्गत दो बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथियां काफी सहयोग करती हैं, जिनमें एक ग्रंथि है यकृत और दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डाइजेशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं यकृत, या जिसको हम लीवर कहते हैं। देखिए, यकृत या लीवर हमारे शरीर में पाई जाने वाली सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। आप जानते हैं कि हमारी जो वक्ष भाग है उसमें रिब्स से घिरा हुआ एक कक्ष बन जाता है, जिसको हम वक्ष गुहा कहते हैं। और ये वक्ष गुहा जहाँ समाप्त होती है वहाँ एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से ये रिब्स हैं आपकी, ये रिप्स हैं आपकी, और ये रिप्स जहाँ पे समाप्त हो रही हैं यहाँ पे एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। और इसी के ठीक नीचे जो है आपका क्या पाया जाता है, ये यकृत पाया जाता है। यह गहरे लाल या कत्थई रंग की संरचना है और इसमें 5 पिंडक पाए जाते हैं। ये पिंडक कौन कौन से हैं? देखिए, दाहिनी केंद्रीय पाली, ये जो सबसे बड़ी पाली दिख रही है दाहिनी केंद्रीय पाली। बाई केंद्रीय पाली, ये आपको दिखाई दे रही है। बाई पार्श्व पाली, ये आपको दिखाई दे रही है। कार्डेट पाली, ये कार्डेट पाली है। और लास्ट है आपका स्पाइजेलियन पाली, जो आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये 5 पिंडकों का बना हुआ यकृत होता है आपका। इसमें जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो दाई पाली है ये वाली, ये सबसे बड़ी पाली होती है। और इस दाई पाली के ठीक ऊपर आपको एक ये संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पित्ताशय, या अंग्रेजी में हम इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो ये 5 पिंडकों में ये दाई पाली जो है सबसे बड़ी होती है, जिसके टॉप पर, शीर्ष पर एक आपको थैले रूपी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस पित्ताशय से आप देखिए एक पित्त वाहिनी निकल रही है। इस पित्ताशय से एक पित्त वाहिनी निकल रही है, और इस पित्त वाहिनी में यकृत के प्रत्येक पिंडक से एक एक यकृत वाहिनी निकलती है, और सब यकृत वाहिनियां जो है इस पित्त वाहिनी में मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं, ये पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकली, और इस पित्त वाहिनी में यकृत के प्रत्येक पिंडक से एक एक यकृत वाहिनी निकल रही है, और इस पित्त वाहिनी में मिल जा रही है। और अब अंत में ये सारी वाहिनियां मिलकर के एक नली बनाती हैं, जिसको हम सामान्य पित्तवाहिनी कहते हैं। तो ये सामान्य पित्तवाहिनी है, जो फाइनली बाद में ग्रहणी में ड्यूोडेनम में खुलती है। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि दाहिने पाली में सबसे ऊपर पित्ताशय है, जिससे पित्तवाहिनी निकलती है। इस पित्तवाहिनी में यकृत के प्रत्येक पिंडक से एक एक यकृत वाहिनी निकल करके जुड़ जाती है, और उसके बाद अंत में इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सामान्य पित्तवाहिनी कहते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पित्तवाहिनी ये कहाँ खुलती है, आपकी ग्रहणी में खुलती है, या जिसको हम डिओडिनम के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे यकृत के कार्य की। देखिए, यकृत एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है और इसके बहुत सारे कार्य हैं। एक एक करके हम नजर डालते हैं इसके कार्यों पर। नंबर 1, पित्तरस का स्रावण। यकृत एक पित्तरस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और ये जब पित्ताशय से आपका ग्रहणी में आता है तो ये पित्तरस के नाम से जाना जाता है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट भाग है। क्या है ये पित्तरस, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक क्षारीय द्रव है जिसमें पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथम और पित्तवर्णक पाए जाते हैं। ये आमाशय से जब भोजन ग्रहणी में आता है तो उस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। ये वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब यह है वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। इसके अलावा ये भोजन को सड़ने से बचाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर हमारे भोजन में कोई हानिकारक बैक्टीरियाज हैं तो उनको नष्ट करने का काम भी ये पित्तरस करता है। पित्तरस में अनेक पित्तवर्णक और लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। तो ये पित्तवर्णक, जैसे अगर आप जानना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि पित्तरस में 2 पित्तवर्णक होते हैं, बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन, और ये दोनों जहरीले पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए। तो ये पित्तवर्णक और पित्त लवण, ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनको यकृत से बाहर ले जाने का काम भी ये पित्तरस करता है। पित्तरस के माध्यम से ही ये पित्तवर्णक और लवण जो है शरीर से बाहर, यकृत से बाहर निकलते हैं। दूसरा है आपका ग्लाइकोजन। देखिए, स्वांगीकरण के दौरान जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत कोशिकाएं
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं और इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अगर आपके भोजन में, अगर आपके खाने में शर्करा की मात्रा अधिक है तो यकृत क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, जो हमारे खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं और इस ग्लाइकोजन को संचित भोजन के रूप में संरक्षित कर लेती हैं। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है या हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारी यकृत कोशिकाएं इसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देती हैं। अभी इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाए तो यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत क्या करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। तीसरा मेथड है ग्लाइकोजिनोलिसिस। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, हमारे शरीर में ग्लूकोज कम रह जाए, जैसे हम व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं, कई दिनों तक हमें खाना ना मिले, तो उस दशा में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस समय यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, हमें ऊर्जा देने के लिए जो ग्लाइकोजन संचित किया था उस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देती हैं और ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस और यह क्रिया भी कौन करता है, यकृत करता है। चौथी क्रिया है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, मान लीजिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता है, हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता है और शरीर में ग्लूकोज की कमी है, तो उस दशा में जरूरत पड़ने पर यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, ये अमीनो अम्लों और बसीय अम्लों को भी ग्लूकोज में बदल देती हैं। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अपार कमी हो जाए और हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता हो तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, अमीनो अम्लों और बसीय अम्लों को भी किसमें बदल देती हैं, ग्लूकोज में बदल देती हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा देखिए वसा और विटामिन का संश्लेषण और संचय। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को वसा में भी बदल सकती हैं जो वसोतक में संग्रह के लिए चला जाता है। इसी प्रकार विटामिन का संश्लेषण भी होता है। तो यकृत कोशिकाओं में ये क्षमता भी है कि वो ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देती हैं और ये फैट वसोतक, जो वसा ऊतक है, उसमें क्या हो जाता है, संचय के लिए, स्टोर के लिए चला जाता है। और इसी प्रकार से यकृत कोशिकाएं विटामिन का संश्लेषण भी करती हैं। अगला है एल्बुमिन और यूरिया का संश्लेषण। देखिए उपापचय के अंतर्गत जब मेटाबॉलिक क्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं तो उसके अंतर्गत जो अमोनिया बनती है उसको यकृत कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ करके यूरिया में बदल देती हैं। आप देखिए जब हमारे शरीर में नाइट्रोजनस पदार्थ टूटते हैं तो उससे अमोनिया बनती है और ये अमोनिया एक जहरीली गैस है, एक जहरीला पदार्थ है जिसका हमारे शरीर से निकलना आवश्यक है। तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ देती हैं और यूरिया में बदल देती हैं और ये यूरिया वृक्क के द्वारा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रोटीन का डीएमिनेशन। देखिए आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल, अगर हम अधिक दाल या अधिक प्रोटीनस भोजन खाएं तो हमारे शरीर में क्या होता है, अमीनो अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी दशा में यकृत क्या करता है, इस अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल और अमोनिया में बदल देता है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। जब प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए, अमीनो अम्ल ज्यादा हो जाएं, तो यकृत कोशिका क्या करती है, अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल और अमोनिया में बदल देती है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। अब जो अमोनिया बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके यूरिया में बदल जाएगी और शरीर से बाहर निकल जाएगी। और पायरुविक अम्ल, आप जानते हैं पायरुविक अम्ल का उपयोग कहाँ होगा, श्वसन क्रिया में होगा। ये पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रतिभाग करेगा और शरीर को ऊर्जा देने का काम करेगा। यह भी ध्यान रखना है कि यकृत जो है शरीर का ताप उत्पादन केंद्र है। यकृत जो है वो शरीर का ताप उत्पादन केंद्र भी है। यह लिम्फ निर्माण का केंद्र भी है। यह ध्यान रखना है हमको कि यह लिम्फ का निर्माण भी करता है। इसके अलावा यह उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार भी करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूरिया का तो ये बहिष्कार करता ही है, यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करता ही है, यूरिया का निर्माण करता ही है। इसके अलावा भी ये कुछ अन्य निरर्थक पदार्थों के उत्सर्जन में क्या करता है, सहयोग करता है। नेक्स्ट है विषैले पदार्थों का निर्जीवीकरण। देखिए बड़ी आंत में रहने वाले जीवाणु
कुछ विषैले पदार्थ बनाते हैं। हमारी बड़ी आंत में कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं जो कुछ विषैले पदार्थ बनाते हैं, जो रक्त परिसंचरण द्वारा यकृत में पहुंच जाते हैं, और यकृत कोशिकाएं जो हैं इस जहरीले विषैले पदार्थ को क्या कर देती हैं, निष्क्रिय करने का काम करती हैं। इसके अलावा यकृत में कुछ कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा यही कुफर कोशिकाएं आरबीसी सेल्स को नष्ट कर पित्त वर्णक बनाती हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो आरबीसी कोशिकाएं हैं वो भी एक निश्चित अवधि के बाद क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो जब आरबीसी सेल डेड हो जाती हैं तो लीवर की जो कुफर कोशिकाएं हैं वो इन डेड आरबीसी सेल्स को नष्ट करती हैं और बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन नामक पित्तवर्णक बनाती हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जो कि रुधिर के थक्का बनने के लिए आवश्यक हैं, और इनका निर्माण भी यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। भ्रूणावस्था में जब मनुष्य होता है, जब व्यक्ति भ्रूणावस्था में होता है तो उस समय रुधिराणु का निर्माण का जो केंद्र है वो भी यकृत कोशिकाएं ही होती है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उस समय आरबीसी सेल्स का निर्माण, रुधिराणुओं का जो निर्माण का काम है वो भी कौन करता है, यकृत कोशिकाएं करती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हिपेरिन का स्रावण, देखिए रुधिर को जमने से रोकने वाला पदार्थ। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर खून बहता है लेकिन वो जमता नहीं है। जब तक ये वो बाहरी वातावरण के संपर्क में ना आए तब तक हमारे शरीर में रुधिर जमता नहीं है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि रुधिर में एक पदार्थ होता है हिपेरिन जो रुधिर को शरीर के भीतर जमने से रोकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिपेरिन जो है इसका स्रावण भी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे एंजाइमों का स्रावण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में सहयोगी हैं। अब हम यकृत की आंतरिक संरचना का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यकृत की प्रत्येक पाली, आपको मैंने बताया कि यकृत में 5 पालियां होती हैं, तो प्रत्येक पाली में अनेक छोटी छोटी बहुभुजी पिंडक होते हैं। आप अगर डायग्राम में देखिए एक बहुभुजी पिंडक ये है, एक पिंडक आपको दिखाई दे रहा है बीच का, इस प्रकार से एक पिंडक आपका ये है। तो ये अनेक बहुभुजी पिंडक हैं। प्रत्येक पिंडक में अनेक बहुभुजी यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जितनी भी आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये सब क्या हैं, यकृत कोशिकाएं हैं जो पिंडक के अंदर पाई जा रही हैं। ये कोशिकाएं अगर आप देखें तो पंक्ति में लगी हैं, एक सीधी पंक्ति में, रेडियल पंक्ति में लगी हुई हैं, अरीय पंक्तियों में। आप देखिए बहुत सारी पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं प्रत्येक पिंडक में। इस पिंडक में देखिए ये बहुत सारी पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं और इस पंक्ति में अनेक यकृत कोशिकाएं क्या हैं, लगी हुई हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं यकृत कोशिकाएं, ये अरीय पंक्ति में क्या है, लगी है, सीधी पंक्ति में क्या है, लगी हुई होती हैं। प्रत्येक 2 पिंडकों के मध्य एक पतला संयोजी ऊतक होता है। जैसे मान लीजिए एक पिंडक आपका ये है, ठीक है, इसके बाद एक पिंडक आपका ये है और एक पिंडक आपका आप देखिए ये है, ठीक है ना। तो इन पिंडकों के बीच में जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, इन गैपों में क्या पाया जाता है, एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और इस कनेक्टिव टिश्यू में यकृत धमनी, यकृत निवाहिका शिरा और पित्त वाहिनियां पाई जाती हैं। इनकी केशिकाएं पिंडक के अंदर यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में जाल बनाती हैं। अब देखिए ये जो संयोजी ऊतक है 2 पिंडकों के बीच में, उस ऊतक में यकृत निवाहिका शिरा, यकृत धमनी, पित्त वाहिनियां पाई जाती हैं। और इन्हीं तीनों शिरा धमनी वाहिनियों से कुछ शाखाएं निकलती हैं और इन पिंडकों के अंदर ये जो अरीय पंक्तियां हैं आपकी यकृत कोशिकाओं की, इनके बीच बीच में जाल बना लेती हैं, केशिकाओं का जाल बना लेती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर आपको रक्त पात्र भी दिखते हैं। आप देखिए कई जगह पे, जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये रक्त पात्र दिखाई दे रहे हैं। तो यकृत कोशिकाओं में बीच बीच में अनेक जगह रक्त पात्र भी दिखाई देते हैं। देखिए ये जो रक्त पात्र मैंने आपको दिखाए, इन रक्त पात्रों की भित्ति, अगर इन रक्त पात्रों की भित्ति को हम देखें तो इसकी भित्ति में फूली हुई और शाखित कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। तो यहाँ जहाँ रक्त पात्र हैं उनकी भित्ति में फूली हुई और शाखित जो है कुफर कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। प्रत्येक पिंडक के कोण पर यकृत धमनी की एक शाखा, यकृत निवाहिका शिरा की एक शाखा और आंतर पिंडकीय यकृत वाहिका होती हैं जो एक निवाहिका त्रय का निर्माण करती हैं। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का खोल होता है। अब देखिए
ये जो संरचना आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा पिंडक के कोण पे। जैसे अगर आप इस पिंडक को देखें तो इस पिंडक में आपको कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? देखिए एक कोण ये है, ठीक है, एक कोण आपका ये बना, ठीक है ना। आपको मैं एक बार पेन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, अगर मैं आपको पिंडक की बात करूं तो जैसे मान लीजिए एक पिंडक आपका ये बन रहा है, ठीक है ना, ये एक पिंडक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, बहुभुजी पिंडक दिखाई दे रहा है। और इस बहुभुजी पिंडक में कोण कहाँ है? एक कोण ये है, एक कोण आपका ये है, एक कोण आपका ये है और एक कोण आपका ये है, ठीक है। ऐसे अगला पिंडक कहाँ है आपका? ये है अगला पिंडक आपका, ठीक है। ऐसे ही अगला पिंडक आपका ये है, ठीक है ना। तो इस पिंडकों के कोणों पर, इस पिंडकों के कोणों पर जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है निवाहिका त्रय। जैसे ये पिंडक का कोण है, आपको देखिए ये एक निवाहिका त्रय दिखाई दे रहा है। एक कोण यह है, निवाहिका त्रय आपको दिखाई दे रही है। एक कोण यह निवाहिका त्रय आपको दिखाई दे रही है। एक कोण यह है, ये आपको निवाहिका त्रय दिखाई दे रही है। और इस निवाहिका त्रय के अंदर क्या है? यकृत धमनी, यकृत निवाहिका शिरा और पित्तवाहिनी की शाखाएं मौजूद हैं। और चारों ओर से इसके भी क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। प्रत्येक पिंडक में उपस्थित अंतरपिंडकीय यकृत के कोशिकाओं के जाल का संबंध त्रय में उपस्थित यकृत वाहिका से होता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जितनी भी यकृत कोशिकाएं हैं, इनके बीच बीच में क्या है? केशिकाओं का जाल है। और ये जो केशिकाएं हैं, जो यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में केशिकाओं का जाल होगा, ये सब की सब केशिकाएं किससे संबंधित हैं? इस त्रय में मौजूद जो है धमनी और वाहिनी और शिराओं से संबंधित हैं। इस प्रकार यकृत वाहिकाएं मिलकर के यकृत वाहिनियां और बाद में सामान्य यकृत वाहिनी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले पाचक ग्रंथि की, जिसको हम अंगनाशय कहते हैं। देखिए, ग्रहणी की यू भुजा के अंदर स्थित चपटी और अनियमित आकार की संरचना को अंगनाशय या पैंक्रियास कहते हैं। आप देखिए, अमाशय के बाद ये यू के आकार की ग्रहणी है और जिसके बीच में आपको ये एक संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंगनाशय कहते हैं। यह हल्की पीली गुलाबी रंग की संरचना है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है? देखिए, कोई ग्रंथि जो होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक बहिर्स्रावी और एक अंतःस्रावी। अगर कोई ग्रंथि अपना पदार्थ जो है किसी गुहा में छोड़े या शरीर के बाहर छोड़े तो ऐसी ग्रंथि को हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यदि कोई ग्रंथि अपना पदार्थ रुधिर में छोड़े हार्मोन्स के रूप में तो हम उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यदि कोई ग्रंथि बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से काम करे तो उसको हम संयुक्त या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि ये बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से काम करती है। अब बहिर्स्रावी के रूप में कैसे काम करती है? क्योंकि देखिए, पाचन के लिए यह अग्नाशय रस बनाती है। ये जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय रस बनाता है। और ये अग्नाशय रस कहाँ सिक्रीट होता है? ये ग्रहणी के अंदर मतलब एक गुहा में सिक्रीट होता है। तो इस समय ये अग्नाशय किस रूप में काम कर रहा है? बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये अपना पदार्थ जो है कहाँ छोड़ रहा है? एक गुहा के अंदर। इसी के साथ साथ इसमें पीले रंग की कोशिकाओं का समूह है, जिसे हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो आपकी कोशिकाएं हैं, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वैसे सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ दो कोशिकाओं का वर्णन कर रहा हूँ, एक बीटा और एक अल्फा। ये जो बीटा कोशिकाएं हैं, इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में जो बीटा कोशिकाएं हैं, वो एक हार्मोन बनाती हैं जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। और ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इसके अलावा जो अल्फा कोशिकाएं हैं, ये ग्लूकेगॉन बनाती हैं, जो ग्लाइकोजिनोलिसिस के अंतर्गत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अग्नाशय की जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन बना रही हैं। और ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन क्या है? ये दोनों हार्मोन्स हैं। तो आप देखिए, एक तरफ तो अग्नाशय ने क्या किया? पाचक रस बनाया, जो ग्रहणी में छोड़ा, और इस समय एक ऐसी ग्रंथि है बहिर्स्रावी। और एक और इसने क्या बनाया? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन बनाया। तो ये कैसी हो गई? अंतःस्रावी। इसीलिए अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं कि देखिए, अगर हम संरचना को देखें, अग्नाशय की संरचना को देखें, तो आप ये देख रहे हैं कि अग्नाशय में अनेक छोटे छोटे पिंडक पाए जाते हैं। और पिंडकों की जो कोशिकाएं हैं,
आप देख रहे हैं अनेक छोटे छोटे पिंडक पाए जाते हैं और इन पिंडकों की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, स्रावी होती हैं, सिक्रीटरी होती हैं। इनके कार्य क्या हैं? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये अंगनाशय रस का स्रावण करती है। अंगनाशय की जो पिंडक हैं उसमें जो कोशिकाएं हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वो स्रावी होती हैं, तो ये अंगनाशय रस का स्रावण करती हैं। अंगनाशय की जो पिंडक हैं, इन पिंडकों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो अंगनाशय रस का स्रावण करती हैं। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, लाइपेज आदि अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने में सहायक हैं। इसके अलावा अंगनाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जिनमें अल्फा और बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी होने से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन, क्योंकि ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की जो अधिक मात्रा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या रहे, सामान्य रहे। लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, और उसी रोग को हम क्या कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये ब्लड के द्वारा, रुधिर के द्वारा कहां पहुंचते हैं, यकृत में पहुंचते हैं। और यकृत में पहुंचने के बाद ये दोनों हार्मोन दो क्रिया करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये दो क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। समझ लीजिए, अंगनाशय ने ग्लूकेगॉन और इंसुलिन निकाला और उसके बाद ये दोनों हार्मोन कहां पहुंचे, यकृत में पहुंचे, और किस क्रिया को संपादित किया, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है, और ग्लाइकोजिनोलिसिस जहां पे ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वीडियो के माध्यम से मैंने पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत आपको यकृत और अग्नाशय जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।